हाय गाइस, आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा हटके रहने वाला है। मैं कोई भी कंपनी को लेके एनालिसिस या फिर कोई भी कंपनी का मैं ओवरऑल जो मैं डिस्कशन करता हूँ और एक कंपनी को जो एनालाइज करता हूँ वो सब के बारे में नहीं रहने वाला है, बल्कि ये जो वीडियो है ये रहने वाला है मेरा जो ओवरऑल जो जर्नी रहा है स्टॉक मार्केट में, जो अराउंड 2018 के आसपास से शुरू हुआ था, जब से मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में जानना शुरू किया था और आज तक 2018 से आज 2025 ख़त्म होने को है। आई थिंक अराउंड 2018 के मार्च से शुरू हुआ था। आई नो द एग्जैक्ट डेट ऑल्सो, इट वॉज 15 मार्च 2018 जब मैंने पहली बार स्टॉक मार्केट में कदम रखा था, राइट। और आज 2026 आने ही वाला है, अराउंड मान लो 7 साल 8 साल होने को है, राइट। तो ये जो मेरा जर्नी रहा है, पूरा ओवरऑल जो स्टॉक मार्केट का जर्नी रहा है, वो किस तरीके से शेप अप हुआ है, मैंने क्या क्या चीज़ें सीखी है, क्या क्या चीज़ें जानी है, क्या क्या मिस्टेक्स की हैं। मिस्टेक्स में गिनाने जाऊँगा तो हज़ारों में मिस्टेक्स है, राइट। तो वो मिस्टेक्स में मेरे को ये भी पता है कि आगे चल के भी मिस्टेक्स होंगी, राइट, क्योंकि मार्केट में मिस्टेक्स होंगी, इसका होना तय है। लेकिन बात यह है कि जो आप मिस्टेक करते हो उससे आप सीख पाते हो कि नहीं, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बाज़ार में अगर आप काम करते हो तो, राइट। मैं ओवरऑल आपको पूरा ईयर बाय ईयर क्या क्या हाईलाइट्स रही हैं, कैसे चीज़ों को मैंने डील किया है, कब मतलब आई वॉज स्केर्ड एज हेल, कब मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा है, और किस तरीके से पूरा जो मार्केट का बिहेवियर है उसने मेरे को किस तरीके से शेप अप किया है, सब के बारे में मैं थोड़ा सा आपको मतलब पूरा एक ओवरऑल, थोड़ा सा नहीं, एक ओवरऑल पूरा एक इनसाइट देने की कोशिश करूंगा और पूरा जर्नी को डिस्क्राइब करता हुआ चलूँगा। बीच में मैं स्टॉक्स वॉक्स के नाम भी लूँगा, उसके बारे में भी डिस्कशंस करूँगा। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं मेरे जर्नी को, राइट। तो 2018 में तो मैं एक बता दूं कि मैं एक सर्विस होल्डर हूं, मैं एक जॉब करता हूं। तो हमारा एक ट्रेनिंग था पुणे में, राइट। तो वहाँ जाके 2018 में पुणे में जाके मैंने कोई एक वर्कशॉप देखा था कि वो वर्कशॉप में स्टॉक मार्केट के बारे में सिखाते हैं, टेक्निकल एनालिसिस सिखाते हैं, राइट। तो उसमें मैंने साइन अप किया था। उसके बाद मैंने थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस के बारे में सीखा। टेक्निकल एनालिसिस जो आपका कैंडल स्टिक होता है, कुछ पैटर्न्स हो गया, फिर आपका RSI हो गया, फिर आपका बॉलिंजर बैंड्स हो गया, फिर आपका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो RSI हो गया, फिर RS जो हो गया, फिर ये सब तरह तरह के जो इंडिकेटर्स हो गए, जैसे EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो गया, राइट। ये सब चीज़ों के बारे में मैंने थोड़ा सा जाना, थोड़ा सा देखा, और मैं उस समय पूरा चार्ट ही देखता रहता था, राइट। फिर उससे चार्ट से सीखने के बाद मैंने स्टॉक्स लेना चालू किया, राइट। फिर मैं देखता था कि कब मान लो ऐसा होता है ना कि 20 डे मूविंग एवरेज, फिर 50 डे मूविंग एवरेज, फिर 100 डे मूविंग एवरेज, फिर 200 डे मूविंग एवरेज। तो जब छोटा वाला मूविंग एवरेज जब 50 डे मूविंग एवरेज को काटता है, मतलब जब 50 वाला 100 को, या फिर 100 ऐसे जब नीचे का मूविंग एवरेज ऊपर वाले को काट के ऊपर की ओर जाता है, दैट इज़ अ बुलिश सिग्नल, राइट। ऐसा ही सिखाया जाता है, राइट। ओवरऑल अगर आप देखोगे, अगर आप चार्ट पैटर्न को स्टडी करते हो, फिर आप कुछ जैसे कैंडल स्टिक के पैटर्न हो गए, जैसे आपका जो हैमर हो गया, फिर आपका कुछ हैंगिंग मैन हो गया, तो वो सब चीज़ों के बारे में मैंने सीखा, जाना, और थोड़ा थोड़ा करके स्टॉक खरीदता था। हालांकि सक्सेस भी मिलता था और फेलियर भी होता था। ये मैं बात कर रहा हूँ 2018 के आसपास का, राइट। आपको पता है कि 2017-18 में जो स्मॉल कैप्स में एक बियर रैली चला था, राइट। तब तो मेरे को पता नहीं था, क्योंकि तब मुझे ये सब कुछ नहीं पता था। तब मैं सिर्फ चार्ट ही देखता रहता था। मैं बस जो चार्ट का जो पैटर्न है उसको समझने की कोशिश करता था, और उसी के बेसिस पे मैं अपना जो डिसीजन है वो लेने की कोशिश करता था, राइट। तो वैसा चलता गया, मैं स्टॉक खरीदता था, बेचता था, फिर थोड़ा सा कुछ। अब मेरा जो अकाउंट था वो शेर खान में था, तो वहाँ से भी कुछ जो रिसर्च रिपोर्ट आती थी वो सब देखता था। और तब तो आइडिया नहीं था ना, फंडामेंटल का कोई आइडिया भी नहीं था, तो मेरे को कुछ समझ में भी नहीं आता था। मैं बस देखता था कि PET यानी कि प्राइस टारगेट जो दिया जाता था, फिर उसके बारे में मैं देखता था। तो ओवरऑल मतलब घुमा फिरा के बात यह है कि मैं सारा दिन जो काम करता था वो चार्ट के बेसिस पे ही करता था। फिर एक बार मैंने कुछ फ्यूचर्स का एक लॉट लिया था, फिर उसमें मैंने इतना वॉलेटिलिटी देखा, 1-2 बार काम करने के बाद मैंने छोड़ दिया। मुझे लगा कि ये मेरे बस की बात नहीं है, जो फ्यूचर्स वाला सेगमेंट, राइट। ऑप्शंस वाले में भी मैं आऊँगा कि मैं किस तरीके से मैंने ऑप्शन भी थोड़ा सा ट्राई किया, लेकिन फिर मुझे लगा कि जो फ्यूचर्स वाला जो मैंने ट्राई किया वो मेरे लिए नहीं है, राइट। उसके बाद 2018 ऐसा गया, फिर 2018 पूरा गया, फिर 19 आया। 19 में भी आपको पता है कि खासम खास कुछ ऐसा रैली कुछ होता नहीं था। फिर मैं तब YouTube भी देखा करता था, राइट। YouTube में जो तरह तरह के चैनल्स है जो स्टॉक मार्केट के बारे में सिखाते हैं, जो चार्ट पैटर्न्स के बारे में सिखाते हैं, राइट। 1-2 मैंने कोर्स भी साइन अप किया था, राइट। कोर्स में भी ओवरऑल थोड़ा सा मान लो आपका जो डबल टॉप फॉर्मेशन होता है या डबल बॉटम फॉर्मेशन, ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम, हायर टॉप्स हायर बॉटम, तो वो सब थोड़ा बहुत मैंने सीखा, राइट। उसमें काम भी किया, फ़ायदा भी हुआ थोड़ा थोड़ा, लेकिन नुकसान भी हुआ, राइट। ओवरऑल घुमा फिरा के मतलब इट वाज नॉट
एनफ टू मूव द नीडल जिसको आप कहते हैं, मतलब ओवरऑल स्केल पे आप देखोगे तो बड़ा काम नहीं हो पाया। जैसे मान लो मैं स्टॉक खरीदता था वो 5,000 रुपये का, 7,000 रुपये का, इस तरीके से अगर वो डबल भी हो गया, हालांकि चार्ट पैटर्न के साथ डबल करने में भी मुश्किल होता है, क्योंकि आप स्टॉक तभी खरीदते हो जब वो एक कोई मतलब जो ब्रेकआउट देता है, राइट, ब्रेकआउट देने के बाद थोड़ा ऊपर जाता है, फिर वो नीचे आता है, वो जो रिट्रेसमेंट होता है, राइट, उसके बाद ही ऊपर जाता है। तो वहीं डर के मारे में स्टॉक को बेच दिया करता था। तो इस तरीके से काम मेरा चालू हुआ, राइट, स्टॉक मार्केट में। फिर अगर आप न्यूज़ की बात करो, अच्छा, कुछ कुछ चैनल्स में ऐसे भी देखता था जो मान लो पूरा न्यूज़ देते थे, मतलब मैंने एक पूरा, मेरे को एक याद है कि मैंने एक ऐसा न्यूज़ देखा था कि रिलायंस का शेयर अगर आपके पास है तो रिलायंस का शेयर बेच दे, क्योंकि इनका जो ऑयल एंड गैस वाला जो सेगमेंट है वो पूरा ख़त्म होने को है। इस तरीके से कोई एक न्यूज़ था, राइट। मेरे को तो तब कुछ नहीं पता था फंडामेंटल के बारे में, तो मुझे लगा अगर ऐसा ही हो गया तो फिर तो रिलायंस का पूरा ख़त्म ही हो जाएगा, पूरा जो खेला है वो। तो मेरे को आज जाके पता चल रहा है कि रिलायंस ने जो अपना पूरा गेम है वो ऑयल एंड गैस से शिफ्ट करके किस तरीके से रिटेल के साइड वो आए हैं, राइट। अब देखोगे टेलीकॉम में भी है वो, रिटेल में पूरा रिलायंस रिटेल, जो ग्रोसरी हो गया, कपड़े हो गए, ज्वेलरी हो गई, पूरा जो रिटेल वाला जो इंडिया का जो कंजम्पशन बूम है उसको किस तरीके से रिलायंस ने कैप्चर किया है वो मेरे को आज जाके पता चलता है, जब मैं चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ, राइट। और तब मैं तो ये सब नहीं देखता था, तब मैं सिर्फ न्यूज़ को देखता था, और न्यूज़ तो आपको पता ही है पैनिक क्रिएट करने के लिए है या फिर यूफोरिया क्रिएट करने के लिए, राइट। सो दीज आर द थिंग्स बेसिकली। उसके बाद कुछ मैंने एक और ऐसा कहीं में, मतलब वो जो तब एक investing.com, मतलब आज भी है, तब एक investing.com का जो एक वेबसाइट है, उनका एक ऐप भी आता है। तो उसमें जो पोस्ट करते हैं ना, जो आप पोस्ट कर सकते हैं, तो उसमें मैंने देखा था कि अदानी ग्रीन एनर्जी इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट मल्टी बैगर, राइट। फिर तो मल्टी बैगर डेफिनेशन क्या है, तब मेरे को पता चला कि मल्टी बैगर यानी कि जो एक्स करते हैं आपका रिटर्न, राइट, 5x, 10x, 20x, 30x, 100x, इस तरीके से जो रिटर्न्स बना के देते हैं, दोज आर कॉल्ड मल्टी बैगर रिटर्न्स, राइट। वो सब चीज़ों के बारे में भी मुझे आइडिया नहीं था उतना। तो अदानी ग्रीन एनर्जी के बारे में मैंने देखा, बस इसी न्यूज़ के बेसिस पे मैंने जाके स्टॉक खरीद लिया। तब मेरे को पूरा याद है 2019 के आसपास था शायद से, अदानी ग्रीन एनर्जी का स्टॉक अराउंड 50-45 के आसपास चलता था, राइट। उसके बाद धीरे धीरे करके वो नीचे आने लगा। नीचे आने के बाद जब 50 में, शायद से मैंने 50 के आसपास खरीदा था, और मैंने कम, जैसे मैंने बोला इनिशियली मैं जो मैं स्टॉक खरीदता था वो अराउंड 5,000 10,000 के आसपास ही खरीदता था। तो उसके बाद जब स्टॉक नीचे आया 15% 20%, तो मैंने डर के मारे उसको पूरा बेच दिया, राइट। फिर मैं आऊँगा अदानी के स्टॉक के शेयर, मतलब जो पूरा जो कहानी है उसके ऊपर भी मैं आऊँगा। फिर क्या हुआ, फिर 2018 तो 18 गया, फिर 19 में जैसे बोला कि ओवरऑल में जो काम करता था छोटे स्केल पे काम करता था, और ये कैंडलस्टिक पैटर्न को देख के काम करता था, मतलब इट वाज नॉट दैट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वर्क, राइट। और मैं सारा दिन चार्ट वार्ट ही देखते रहता था ज़्यादातर, मतलब अगर मैं जब ऑफिस में भी रहता था तो मैं चार्ट खोल के देख लेता था कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, थोड़ा सा EMA देख लिया, थोड़ा सा कैंडलस्टिक पैटर्न देख लिया। तो बेसिकली इस तरीके से ही काम होता था। उसके बाद कम 2020 वहाँ हो गया कोविड। और अच्छा, उसके पहले मेरा एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे था, राइट। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में था, मतलब वो थोड़ा बड़ा साइज का पोर्टफोलियो, बड़ा एज इन उस टाइम का बड़ा था, मतलब इतना ज़्यादा भी बड़ा नहीं था। मान लो मैं एग्जैक्ट नंबर्स तो नहीं दे सकता, मतलब छोटे स्केल का ही, मतलब उस हिसाब से, मतलब मेरे लिए थोड़ा सा बड़ा था। मैं जो डायरेक्ट स्टॉक्स में जो कैंडलस्टिक पैटर्न देख के करता था उससे थोड़ा बड़ा था मेरा म्यूचुअल फंड वाला पोर्टफोलियो, राइट। और म्यूचुअल फंड में भी मैंने 1-2 फंड नहीं लिया था, मैंने कोई 7-8 फंड ले लिया था। कोई स्मॉल कैप फंड लिया था, कोई आपका फ्लेक्सी कैप फंड लिया, कोई लार्ज कैप ब्लू चिप फंड है, कोई आपका मिड कैप फंड है, कोई आपका ये जो मतलब कोई थीमेटिक फंड लिया था। मतलब इस तरीके से आप मान लो 7-8 फंड मैंने लेके रख दिया था, राइट। एंड कम 2020 जब मार्च के पहले, मार्च में तो हालांकि जो बॉटम लगाया जो 7 मार्च या 25 मार्च के आसपास जो लो लगाया, उससे पहले ही मैं जो देखा था आधा हो गया था मेरा म्यूचुअल फंड का जो पोर्टफोलियो, वही आधा हो गया। मैंने डर के मारे मुझे पूरा याद है, मैंने डर के मारे अगले 2-3 दिन में पूरा अपना म्यूचुअल फंड होल्डिंग को ही लिक्विडेट कर दिया। मतलब मान लो मेरा जो कैपिटल था उसका 50% वहीं से खत्म हो गया, राइट। बट आई मस्ट से आई एम लकी कि मेरे जो इन्वेस्टिंग करियर है उसके पहले 2 साल में ही मैंने इतना बड़ा एक इवेंट देख लिया था, इतना बड़ा एक ब्लैक स्वॉन इवेंट देख लिया था, राइट। जिससे मेरे को एक बहुत बड़ा लेसन मिला, राइट। लेसन ऑन कि किस तरीके से पैनिक में आकर के आप अपना जो डिसीजन है, आप सब चीज़ आप सेल ना करें, राइट। वॉरेन बफेट का एक बहुत फेमस सा कोट है, बाई व्हेन
एवरी वन ऑफ मतलब बाई व्हेन अदर्स आर fearful एंड सेल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, इस तरीके से जो उनका कोट है बहुत फेमस चलता है, राइट। तो मैंने वही किया जो वॉरेन बफेट करने को मना करते हैं। मैंने क्या किया, सेल व्हेन एवरीवन इज इन पैनिक, मैंने एग्जैक्टली वही किया, राइट। उसके बाद कोविड का लगा, फिर खाली हो गया आधा, उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा करके फिर से मैंने चालू किया लगाना। हालांकि उस टाइम में भी मैं कैंडलस्टिक पैटर्न को ही देखता था। जैसे मैंने बोला कि एक मैं स्टॉक मतलब एक कोर्स लिया था मैंने, उसमें थोड़ा बहुत ये आपका टेक्निकल के बारे में सिखाया गया था, राइट। तो वो सब के बारे में ही देख देख के मैं फिर वही, जैसे मैंने बोला कि मेरा जो पोजीशन साइज होता था वही अराउंड 5000, तो मैं पूरा मतलब जो चार्ट है उसको देखता था कि किस तरीके से, मान लो एक कंसोलिडेशन फेज है, वहाँ से ब्रेकआउट आएगा कि नहीं या फिर ब्रेक डाउन आएगा कि नहीं। जो मान लो एक पूरा लंबा कंसोलिडेशन किया है, राइट, 2 से 3 साल का कंसोलिडेशन किया है, उसके बाद एक ऊपर जाता है, फिर एक रिट्रेसमेंट आता है, फिर अल्टीमेटली ऊपर की ओर जाता है। तो ये सब के ऊपर मैं काम करता था, लेकिन अल्टीमेटली वहाँ से जहाँ से मैंने स्टॉक्स लिए, राइट, कोविड के बाद वहाँ से 3-4 गुना हुए भी, और ओवरऑल आप देखोगे कि पूरा बाजार ही 3-4 गुना हुआ है। इस तरीके से बुल मार्केट का जो पागलपंती छाया हुआ था, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ, मुझे कुछ फ़ायदा हुआ? मुझे कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि मेरा जो एलोकेशन साइज था वही इतना छोटा था, राइट, दैट वाज नॉट बिग एनफ टू मूव द नीडल। तो उसके बाद उसी लेवल पे मैं काम करता रहा, और मेरे को पूरा याद है कि मैंने जो स्टॉक लिया था अराउंड 2021-22 के आसपास, मेरा जो स्टॉक पोर्टफोलियो था 140 स्टॉक के आसपास था, राइट। आप सोच सकते हो कि मतलब 140 स्टॉक में अगर ले रहा हूँ, इसका मतलब अगर ऑन एन एवरेज देखो मेरा एक स्टॉक में 1% एलोकेशन भी नहीं है, तो अगर वो 10 गुना 20 गुना भी हो जाता है तो मेरा पोर्टफोलियो तो हिलेगा भी नहीं, राइट। तो इस तरीके से जो अक्सर अमूमन तौर पे हम देखते हैं, राइट, कि लोग ऐसी तरह की गलती करते हैं कि अपने स्टॉक, अपने जो पोर्टफोलियो उसमें सब चीज़ भर देते हैं, राइट। उसका कोई बेसिस नहीं होता, उसका कोई मॉडल नहीं होता, उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है जिसके बेसिस पे वो एक पोर्टफोलियो को क्रिएट करते हैं। वो तो ये लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से होता है। और म्यूचुअल फंड में भी मैंने देखा है कि लोग तरह तरह के म्यूचुअल फंड लेते हैं। म्यूचुअल फंड क्या है, वही तो एक आपका बास्केट ही हो गया ना। आप 1 लो, 2 लो या 10 लो, अल्टीमेटली जाके सब एक ही है, क्योंकि ओवरलैप तो होना ही है। जो इस म्यूचुअल फंड में है वो इस म्यूचुअल, हालांकि चलो लार्ज कैप अलग, स्मॉल कैप अलग, मिड कैप अलग की अगर हम बात करूं, सपोज आपने कोई एक लार्ज कैप फंड लिया है, राइट, और आपने एक फ्लेक्सी कैप फंड लिया, तो ऑब्वियसली ओवरलैपिंग तो हो गई, क्योंकि फ्लेक्सी कैप में भी आपका तो लार्ज कैप रहेगा ही ना। तो उस तरीके से अगर आप देखो तो एक बहुत जो मेजॉरिटी जनता है ये सब चीज़ों को लेके गलती करती है, राइट। उसके बाद 2000 जब मैंने स्टॉक लिया था, जब मैंने स्टॉक खरीदा था, मतलब 2020 जो मैंने बोला, जैसे सितंबर के आसपास से मैंने चालू किया बनाना, सितंबर ऑफ 2020, एक साल पूरा 2021 सितंबर तक पूरा, क्योंकि एक बुल रन चला, राइट, जो आपका मार्च 25 से जो लो लगा था, उसके बाद जो एक 1 वे रैली आया ऊपर की तरफ। आप अच्छा, एक और कहानी बोलता हूँ जो, क्योंकि देखो मैं इम्प्रॉम्प्टू बोलता हूँ, तो मेरे दिमाग में मेरा कोई पास नोट्स तो कुछ है नहीं, तो दिमाग में जिस तरीके से आता रहेगा उसी तरीके से मैं बोलता रहूँगा, और मुझे बोलने में मज़ा भी आ रहा है। तो आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि मेरी जो सीख है, मैंने क्या क्या सीखा है, गलती की है, तो उससे आपको भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो मेरे को पूरा याद है, एक दिन मैं ऑफिस से आया था और टाटा मोटर्स, मैंने को याद है मैंने एक दोस्त को बोला था कि टाटा मोटर्स 60 पे ट्रेड कर रही है। ये एकदम कोविड के लो के टाइम था, राइट। एक 60 रुपये का टाटा मोटर्स, जो कि अराउंड ऊपर में अराउंड 500 के आसपास हुआ करता था, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, राइट। 2015 के आसपास जो हाई लगाया था, उसके बाद जो लो आया कोविड के टाइम में, वो कितना हुआ था, 60 के आसपास, राइट। उसके बाद जो, और सिर्फ टाटा मोटर्स ही नहीं, बाकी जितने भी स्टॉक्स थे, लार्ज कैप ले लो, कोई भी कैप ले लो, फर्क नहीं पड़ता था, किस तरीके से पागलपंती का जो रन आया था टाटा मोटर्स ऊपर में। जब मैंने देखा 2024 के आसपास जो टॉप बनाया था, वो 1200 के आसपास का टॉप बनाया था। ये था मार्केट का बात। फिर आप सोचो 2015 में जो हाई लगा था टाटा मोटर्स का, उसके बाद 5 साल कुछ किया ही नहीं स्टॉक। अब आपको रीज़न जानना है क्या कारण है, क्योंकि आप टाटा मोटर्स जस्ट कंपनी देख लो, उनकी गाड़ियाँ उस तरीके से नहीं बिकती थी। वो तो 2018-19 के आसपास से उन्होंने जो अपना एक पूरा नया जो अपने आपको जो रिवैम करके जो उन्होंने अपने जो नए मॉडल्स जो लॉन्च करने शुरू किए, जैसे नेक्सॉन हो गया, हैरियर हो गया, हेक्सा हो गया, फिर धीरे धीरे उनका पंच आया। अभी तो आप देखोगे कि टाटा मोटर्स इज ऑन अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर, राइट। उनका कोई बैटमैन एडिशन वाला गाड़ी है, फिर टाटा सियरा आ गया जिसका 70,000 के आसपास बुकिंग हो गया, राइट, मतलब विदिन मिनट्स ऑफ ओपनिंग आई थिंक। सो अल्टीमेटली बात यह है कि मार्केट बुल हो या बेयर हो, फर्क नहीं पड़ता है। अगर कंपनी, अंडरलाइंग कंपनी ऐसी अच्छा कर रही है, तो उसका स्टॉक प्राइस
उसके कंपनी के फंडामेंटल्स को ही रिफ्लेक्ट करेगा। वो फर्क नहीं पड़ता है कि आप एक बुल मार्केट में हो या आप एक बेयर मार्केट में हो। अच्छा, फिर 2021 तक आया। 2021 में ठीक ठाक, मतलब ठीक ठाक क्या, थोड़ा बहुत ग्रो हो चुका था। इतना नॉलेज मेरे को नहीं था, राइट। अभी भी फंडामेंटल्स का नॉलेज मेरे को ऐसा था नहीं। जो भी मेरे को सैलरी से पैसा आता था, मैं कुछ नहीं देखता था, डिवाइड करके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके इसमें 5,000 इसमें 7,000 ऐसे कर करके मैं डाल देता था, राइट। उसके बाद 2021 में जो टॉप लगा, उसके बाद आप देखोगे पूरा एक साइडवेज कंसोलिडेशन में चला गया। मेरे को अब भी याद है, मैं जहाँ काम करता था तो अच्छा, तो मैं जहाँ काम करता था, मैं एक बैंक में काम करता हूँ, राइट। तो मैं जहाँ काम करता था तो मैं मतलब जो बिजनेस लोन से उसकी प्रोसेसिंग करता था, राइट। अच्छा, इसमें भी मेरे को एक हेल्प हुआ। इसमें क्या हेल्प हुआ और यहीं से मेरा फंडामेंटल वाला जर्नी कैसे चालू है, आप सोचो। पहले फाइनेंशियल्स का मेरे को कोई आइडिया नहीं था। बैलेंस शीट कैसे देखते हैं, आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे देखते हैं, पीएनएल कैसे देखते हैं, मेरे को कोई आइडिया नहीं था। आरओई क्या है, आरओसी क्या है, करंट एसेट्स क्या है, करंट लाइबिलिटीज क्या है, करंट रेशियो क्या है, डेट इक्विटी रेशियो क्या है, एब्सोल्युटली जीरो आइडिया। वो जो मैं उस सीट में जाके बैठा, वहाँ जो मैंने लोन रिलेटेड जो काम किया, जो बिजनेस प्रपोजल्स आती थी, जो मैं पेपर्स पलट पलट के देखता था, तो मेरे को वहाँ से थोड़ा बहुत आइडिया होने लगा कि अच्छा इस तरीके से देखा जाता है, इस तरीके से करंट एसेट माने ये, करंट लाइबिलिटीज माने ये, वर्किंग कैपिटल इसको कहते हैं, रिसीवेबल्स इसको कहते हैं, पेएबल्स इसको कहते हैं, इन्वेंट्री मतलब ये है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या क्या देखते हैं, ये सब चीज़ें मेरे को एक ओवरऑल सा आइडिया मिला, राइट। लेकिन स्टॉक मार्केट में मैंने अभी भी उस चीज़ को अप्लाई नहीं किया था। फिर अच्छा, जब मैं लंच टाइम पे निकलता था, लंच टाइम में मैं जस्ट पोर्टफोलियो खोल के देखता था, और मान लो सुबह जैसे पोर्टफोलियो खुला तो पोर्टफोलियो ग्रीन में खुला। फिर जैसे ही मैं लंच करके बाहर थोड़ा वॉक पे जाता था तो मैं देखता था पूरा लाल हो गया, क्योंकि उस समय एक बहुत बड़ा प्रचलित होता था कि 2 बजे के बाद FIIs आ जाते हैं बेचने के लिए। हालांकि वो अभी भी बेच रहे हैं, वो तो एक अलग बात है, लेकिन वो एक बहुत बड़ा प्रचलन चल गया था कि FIIs जो है वो 2 बजे के बाद बेचना चालू कर देते हैं। बस यही स्टोरी अराउंड 6 से 7 महीने चला, राइट। कि मैं सुबह उठ के देखता था ग्रीन में था, बंद होते होते लाल हो जाता था। उसके बाद आपका कोविड का ये जो वेरिएंट आया, राइट, एक के बाद एक वेरिएंट, वो कोई डेल्टा वेरिएंट हो गया, ओमिक्रॉन वेरिएंट हो गया, कितने वेरिएंट आते गए, राइट। लेकिन आप देखो जो लो एक बार लगा, अब मैं आपको एक साइकोलॉजी रिलेटेड बात बताता हूँ। वो जो लो लगा, राइट, उस दिन आपके कोरोना के केसेस कितने थे, कम थे। उसके बाद ही कोरोना के केसेस बढ़ने लगे। तो व्हाट डज द मार्केट डू, द मार्केट डिस्काउंट्स द वर्स्ट। सबसे पहले मार्केट, ये ऐसे, इसको मैं अगर एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँ, सपोज आपके कोई रिलेटिव है, आप घर में रहते हैं, आपके जो रिलेटिव है वो ऑफिस में जाते हैं और ऑफिस से डेली शाम को 7 बजे के आसपास आते हैं। मान लो एक दिन क्या हुआ, एक दिन वो 7 बजे घर नहीं आए, फिर आपने फ़ोन नहीं, आपने सोचा कोई चलो कोई प्रॉब्लम होगा इसलिए 7 बजे नहीं आ पाए। 8 बजे भी नहीं है, 9 बजे भी नहीं है, 10 बजे भी नहीं आए, तो आपको चिंता होने लगी, राइट। फिर आपने फ़ोन किया तो उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ है। सब अगर मान लो ऐसा होता था कि हाईवे से वो गाड़ी चला के आते हैं, राइट, एवरीडे, सबसे पहला ख्याल क्या आएगा आपके पास, राइट। सबसे पहला ख्याल यही आएगा कि कहीं उनका गाड़ी तो एक्सीडेंट नहीं हो गया। इसका मतलब क्या, योर ब्रेन इज ट्राइंग टू डिस्काउंट द वर्स्ट इन द वेरी बिगिनिंग, राइट। ठीक उसी प्रकार से, अच्छा ये हो गया, ये मतलब आपने सोचा कि चलो इनका एक्सीडेंट तो कहीं नहीं हो गया, राइट। फिर वो 11 बजे अल्टीमेटली घर आते हैं। फिर वो रास्ते में आके बोलते हैं कि मेरा कोई एक बहुत पुराना एक स्कूल का दोस्त था जो मुझे मिल गया था, और उसके साथ ही हमने थोड़ा सा गप्पे शप्पे किया, थोड़ा सा पार्टी वार्टी किया, और मेरा उसी टाइम पे फ़ोन का जो बैटरी जो है वो भी डेड हो गया था। इसी के चलते क्या हुआ है, मैं आपको खबर नहीं दे पाया, राइट। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका जो पूरा सिचुएशन है वो गेम चेंज हो गया। आपने सोचा था कहीं गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है, इनका कोई कैजुअलिटी है, मर वर तो नहीं गए, लेकिन आपको पता चला he or she is absolutely fit and fine, right? So this is how exactly the market works. तो मार्केट क्या सोचता है, मार्केट ने देखा कि कोविड लगा है, सबसे वर्स्ट क्या हो सकता है, सबसे वर्स्ट इसका मतलब लॉकडाउन लग गया, दैट इज द वर्स्ट थिंग, राइट। पूरा आपका इकोनॉमी बंद, पूरा एक इकोनॉमी स्टैंड स्टिल हो गया, राइट। इससे खराब क्या हो सकता है, राइट। तो उसी दिन मार्केट ने क्या किया, लो लगाया, और उसके बाद से धीरे 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 करके क्या हुआ, चीज़ें खुलती गई। मार्केट्स को लगा कि नहीं, ये तो एक परमानेंट फीचर नहीं है, एक टेम्पररी है, कोविड आया कोविड चला जाएगा, राइट। इट्स अ नॉर्मल फ्लू काइंड ऑफ अ थिंग, जो इतना स्केल जिसका बहुत ज़्यादा हो गया था और पैनिक बहुत ज़्यादा क्रिएट कर दिया गया था कि मतलब ये हो जाएगा। लोग ऐसे मतलब ऐसे भी टीवी के विजुअल्स थे कि आप खड़े होते थे और आप ऐसे गिर जाते थे, राइट। इस तरीके से टीवी के विजुअल्स को दिखा दिखा के लोग डरते गए, राइट।
तो इसीलिए मैं साइकोलॉजी को किस तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 25 तारीख को द सिचुएशन वॉज नॉट दैट वर्स, धीरे धीरे करके वो वर्स की तरफ गया, लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने पहले ही वर्स को डिस्काउंट कर दिया। उसके बाद देखो कितने सारे वेरिएंट भी आए, लेकिन मार्केट उस लो को तोड़ने आया नहीं आया, राइट। दिस इज हाउ एग्जैक्टली द मार्केट प्लेज विथ योर माइंड, इट प्लेज विथ योर साइकोलॉजी, राइट। अच्छा, जो भी हो, उसके बाद 2022 पूरा 2022 का जो साल था वो आप देखोगे कि वो पूरा फ्लैटिश था, कुछ नहीं हुआ उसमें, राइट। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे करके 2023 का एक टाइम आया, 2023 का एक टाइम आया, 2023 अराउंड फरवरी मार्च के आसपास। उसके बाद वहाँ से फिर एक मार्केट में एक जो बुल रैली है वो चालू हो गया। आप देखोगे स्टॉक्स वहाँ से 10 गुना 15 गुना होते गए, राइट। वहाँ से फिर वो सितंबर 24 तक चला, राइट। सितंबर 2024 जो शुरू हुआ था मार्च अप्रैल 2023 से, वो सितंबर 2024 तक चला और उसके बाद फिर एक इसी तरीके से एक मूवमेंट आया। सो व्हाट आर ऑल दीज थिंग, दीज आर ऑल साइकिल, दिस इज हाउ द मार्केट्स वर्क। बेसिकली आपको मार्केट के साइकिल को समझना होगा। जैसे आज ही मैंने ट्विटर में डाला है कि बुल मार्केट मीन्स वेयर you do nothing but everything happens, and what is a bear market? Bear market means you do bull market मैंने क्या बोला, you do nothing but everything happens. On the contrary, bear market में you do everything but nothing happens. So this is just how bull markets and bear markets work, right? और अभी का जो सिचुएशन जो चल रहा है, आपने देखा है कि पिछले 15 महीने से आप देखोगे कि जो मार्केट्स है वो एक साइडवेज कंसोलिडेशन, साइडवेज टू लोअर साइड के कंसोलिडेशन फेज में है, क्योंकि ऑब्वियसली वैल्यूएशन इतना ऊंचा हो गया था। अभी धीरे धीरे अर्निंग्स को कैच करना पड़ेगा, राइट। तभी जाके वैल्यूएशंस थोड़े से सस्ते होंगे, तब जाके मार्केट ओवरऑल चलना जो है वो चालू होगा। अब बात यह है कि कोविड जैसा सिचुएशन क्या आगे चल के होगा, क्या नहीं होगा? आगे चल के डेफिनेटली होगा। कोविड जैसा सिचुएशन नहीं होगा, कोई दूसरा टाइप का सिचुएशन हो जाएगा, क्योंकि मार्केट्स का एक नियम है, जो एक्सेसेस होते हैं उसको, मतलब एक्सेसेस जो है उसको क्लियर करना पड़ता है। बहुत नीचे नीचे जब जाते रहता है, उसके बाद एक वहाँ से ऊपर की ओर एक मार्केट अपना जो चाल है वो दिखाता है। जब बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है, जो वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ चली जाती है, जब यूफोरिया एकदम पीक पे रहता है, तो फिर मार्केट वहाँ से रिवर्स कर रही है, जो आपको होता हुआ नजर आता भी है, राइट। तो कोविड जैसा सिचुएशन, जैसे मैंने बोला, जैसे आप अगर पूरा मार्केट को आपने अगर स्टडी किया है थोड़ा सा, तो 90 से 92 तक जो एक पूरा बुल रन चला था, उसके बाद क्या हुआ था, टॉप में एक हर्षद मेहता का स्कैम निकल के आ गया था। उसके बाद आपका ये जो 99-2000 में जो टेक बबल चला था, टेक मेनिया, उसके बाद केतन पारिक का एक वो नीचे आ गया। उसके बाद बाजार पूरा कंसोलिडेट किया। उसके बाद जो भयंकर सा एक बुल रन आया 2003 से 2008 का जो बुल रन 2007 तक, उसके बाद क्या हुआ, द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ। जो लीमन ब्रदर्स है, उन्होंने कोई सब प्राइम लेंडिंग किया था, मतलब जिसको लोन मिलना नहीं चाहिए था उनको भी लोन दे दिया, जिसको निंजा लोन्स कहते थे, राइट। नो इनकम, नो जॉब, नो एसेट, राइट। वो सब चीज़ें होती गई, उसमें एक मार्केट फिर एक क्रैश किया। तो उसके बाद धीरे धीरे मार्केट फिर ऊपर चलना शुरू हुआ, धीरे धीरे। उसके बाद कोविड आ गया। तो आप देखोगे तो मार्केट्स इसी साइकिल में ऐसे ही काम करते रहेंगे। तब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस था, अब कोविड आया, 5 साल बाद कोविड नहीं होगा, कोई दूसरा कुछ आ जाएगा, राइट। ऐसा होगा ही, न्यूज़ विल कम आउट, मार्केट्स विल फॉल, मार्केट्स का यही नेचर है और इसी तरीके से मार्केट्स काम करते हैं। अच्छा, अभी आ जाते हैं, ये तो मैंने एक ओवरऑल पिक्चर आपको समझा दिया, राइट। फिर अगर मैं अपने जर्नी में बात करूं कि किन किन चीज़ों ने मुझे हेल्प किया। अच्छा, ये वाला जो मैंने बोला कि पहला जो मेरा जर्नी शुरू हुआ था वो हुआ था टेक्निकल एनालिसिस से, राइट। उसके बाद मैंने जो फंडामेंटल, जैसे मैंने बोला, जो मैंने बैंक में जब मैं लोन करता था, उससे मुझे हेल्प हुआ कि ओवरऑल आपको बैलेंस शीट कैसे देखना होता है, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे देखनी होती है, मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट, फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ये सब कैसे देखना होता है। तो वहाँ से मुझे एक बहुत ज़्यादा हेल्प मिला। फिर 2023 ऑनवर्ड्स, मान लो अराउंड मई जून के आसपास, मैंने ये सब चीज़ों को लेके थोड़ा स्टडी करना चालू किया था, राइट। और मैंने थोड़ी बहुत किताबें भी पढ़ी है, जैसे अगर किताबों से भी मुझे काफ़ी हेल्प मिला है। जैसे मैंने पीटर लिंच का जो किताब है आपका वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट हो गया, फिर लर्न टू अर्न हो गया, फिर उनका एक और किताब है, राइट, वो मैंने पढ़ा है। फिर जो द मोस्ट फेमस ऑफ इट ऑल, द बेंजामिन ग्राहम का द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, वो भी मैंने पढ़ा है। हालांकि ये सब चीज़ें आपको बेसिकली
मतलब ज्ञान तो लेना है, ऑब्वियसली नॉलेज तो आपको लेना है सब कुछ, लेकिन थोड़ा सा ये सब चीज़ें क्या होता है, थोड़ा सा स्टैटिक हो जाता है। आज के टाइम से अगर आप मार्केट में अच्छा काम करना चाहते हो तो आपको जो डे टू डे बेसिस पे जो चेंजेस हो रही है वो सब के साथ अपने आप को अलाइन करके चलना पड़ेगा। ऑब्वियसली आप किताबें पढ़ो, बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ो, लेकिन इतना भी ज़्यादा मत करो कि आपको फिर एक्शन लेने में तकलीफ हो जाए। तो पीटर लिंच अगर आप बात करोगे तो पीटर लिंच एक ही चीज़ को लेके बात करते हैं, वो है ग्रोथ, कि आपको ग्रोथ स्टॉक्स कैसे देखने हैं। वो बोलते हैं कि अगर ग्रोथ स्टॉक ले रहे हो तो आप स्मॉल कैप स्टॉक्स लो, तो वहाँ अगर आप लंबे तौर के लिए रखना चाहते हो तो एक स्मॉल कैप स्टॉक लो जहाँ में ट्रिमेंडस अर्निंग पोटेंशियल है। तो पीटर लिंच इज ऑल अबाउट ग्रोथ। बेंजामिन ग्राहम की बात करो जो वॉरेन बफेट के गुरु रह चुके हैं, वो कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में बात करते हैं। उसके बाद उनका जो एक फेमस डेफिनेशन भी है, एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इज समथिंग विच ऑन थरो एनालिसिस ensures safety of capital। तो फर्स्ट थिंग इज थरो एनालिसिस, उसके बाद क्या होता है ensure safety of capital and then provides you an adequate return। तो तीन चीजें, राइट, थ्री थिंग्स you have to keep in mind। First, you have to do a thorough analysis। Second, you have to ensure that your capital is safe, and the third one is you will get a satisfactory return, right, an adequate return। adequate यानी कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाओगे, that is kind of an adequate return, right। उससे ज़्यादा और होगा भी कितना। सो दीज आर द थिंग्स। जैसे मैंने बोला कि मैंने बेंजामिन ग्राहम जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जो किताब पढ़ी है, उसमें जो चैप्टर 8 है एंड चैप्टर 20 वो फेमस, वो आपको जो पूरा मार्केट साइकिल, वो उसमें बेंजामिन ग्राहम मिस्टर मार्केट करके उसको कोट करते हैं, राइट, कि मिस्टर मार्केट का जो क्या बोलते हैं, जो पागलपंती है वो किस तरीके से छाता है, राइट, वो सब चीज़ों के बारे में उन्होंने डिस्कस किया है। तो किताबें आप ज़रूर पढ़ो, किताबें पढ़ने से आपको हेल्प होगा, लेकिन डे टू डे चीज़ें कैसे बदल रही है वो सब चीज़ों के बारे में भी आपको देखना है। डे टू डे यानी कि आप कोई भी एक इंडस्ट्री ले लो, इंडस्ट्री में किस तरीके से चीज़ें चेंज हो रही है वो सब के बारे में आप जानो। कोई एक नया कंपनी आया है, जो कंपनी का जो कॉन कॉल है या फिर पीपीटी है वो पढ़ो, तो आपको पूरा पता चलेगा कि आज की डेट पे क्या हो रहा है, राइट। अब अगर मैं बात करूं एनुअल रिपोर्ट की, तो एनुअल रिपोर्ट पढ़ के आपको उतना कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि एनुअल रिपोर्ट साल में एक ही बार आता है, राइट। एक साल में कंपनी कितना डायनामिक हो जाती है, कितना कुछ चेंज कर देती है, अपना प्रोडक्ट मिक्स ही चेंज कर देती है, अपना कितना प्लांट वांट बैठा देती है, अपना प्रोडक्ट्स चेंज करती है, बहुत कुछ करती है, राइट। तो आप जब एक क्वार्टरली उनका रिजल्ट्स या फिर पीपीटी या फिर कंपनी का जो कॉन कॉल होता है उसको सुनोगे या फिर जो ट्रांसक्रिप्ट को आप देखोगे, पढ़ोगे, तो आपको एक ओवरऑल आइडिया मिलेगा। और मेरे ख्याल से अगर आपको इकोनॉमी अच्छे तरीके से जानना है ना, इकोनॉमी की बात करना हो कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है या फिर किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो किस तरीके से काम कर रही है, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो आप ये जो निफ्टी 50 कंपनीज है, राइट, निफ्टी 50 कंपनीज के चुनिंदा कुछ आपके जो पसंदीदा जो कंपनीज है, लेट्स से फॉर एग्जांपल टाइटन ले लो आप, या फिर से आप महिंद्रा एंड महिंद्रा ले लो, या फिर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ले लो। इनका अगर आप कॉन कॉल खोल के पढ़ोगे ना तो आपको एक बेसिक ओवरऑल जो इकोनॉमी का ज्ञान है वही मिल जाएगा, आपको कहीं और देखने की जरूरत ही नहीं है। सो दिस इज हाउ यूजफुल इट इज, दिस इज हाउ यूजफुल दीज थिंग्स कैन बिकम फॉर यू, राइट। उसके बाद अगर मैं किताबों की बात करूं तो सौरभ मुखर्जी का भी किताब मैंने पढ़ा है। हालांकि लोग पता नहीं उनको ट्रोल क्यों करता है, मेरे को ट्रोल करने में इतना कोई, मैं किसी को ट्रोल नहीं करता, राइट, मेरे को कोई नेगेटिव चीज़ें चाहिए ही नहीं। आप ट्रोल क्यों कर रहे हो, राइट, उसने अपना एक मकाम हासिल किया, राइट, यू अप्रिशिएट दैट गाय, जो काम किया है उन्होंने। और जो किसी भी आदमी को ना आप ट्रोल मत करो, कभी भी ट्रोल मत करो, उनकी जो अच्छी चीज़ें है उसको लेने की कोशिश करो, राइट। मैं तो कहूँगा कि मैंने सौरभ मुखर्जी से भी बहुत कुछ सीखा है, जैसे उन्होंने किस तरीके से एक बिजनेस मॉडल को एनालाइज किया जाता है। जैसे वो HDFC बैंक की बात करते हैं, एशियन पेंट्स की बात करते हैं, पिडिलाइट की बात करते हैं, एस्ट्रल पॉली की बात करते हैं, राइट। वो सब चीज़ें, जैसे डायमंड्स इन द डस्ट करके उनकी एक किताब है, तो वो भी मैंने पढ़ा है, उसमें भी मेरे को बहुत अच्छा खासा ज्ञान मिला है। मतलब किस तरीके से, हाउ does an Asian paint become an Asian paint, how does an HDFC bank become an HDFC bank, right। स्टार्टिंग के दिन में तो पता नहीं चल जाता है, राइट, धीरे धीरे करके you are on this journey of becoming great, right। तो किस तरीके से चीज़ें पैन आउट होती है वो सब के बारे में जाना। फिर गौतम बैद के एक दो किताब है, जैसे जॉयज ऑफ कंपाउंडिंग हो गया, फिर द वैल्यू इन्वेस्टर करके वो मैंने पढ़ा है, राइट। फिर ये बसंत महेश्वरी का जो एक किताब है द थॉटफुल इन्वेस्टर, वो मैंने पढ़ा है। उसके बाद अगर आप बात करो तो ये मेरे को एक बहुत अच्छा किताब लगा जो थोड़ा सा अंडररेटेड मुझे लगता है, जिसके बारे में इतनी ज़्यादा चर्चा नहीं होती है, दैट इज़ मार्केट साइकिल बाय हावर्ड मार्क्स। अगर मार्केट साइकिल के एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग करके उनकी एक किताब है, दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक नहीं है 19 या 20 दी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, राइट। ये जो हावर्ड मार्क्स का जो किताब की मैं बात कर रहा हूँ। फिर मार्केट साइकिल
ये जो इनका मास्टरिंग द मार्केट साइकिल करके एक किताब है हार्वर्ड मार्क्स की, अगर आपको टाइम मिलता है तो आप उसे ज़रूर देखें, उससे भी आपको एक अच्छा खासा ज्ञान मिलेगा, राइट। तो मार्केट साइकिल में वो ये कहते हैं कि ये जो पूरा हमारा जो मार्केट है ये किस तरीके से, मतलब मार्केट ही नहीं, पूरा जो कॉर्पोरेट है, पूरा जो इकोनॉमी है, पूरा जो कमोडिटी है, किस तरीके से हर चीज़ एक साइकिल में चलती है और आपको देखना है कि आप साइकिल के कहाँ खड़े हो। व्हाट डज ही से? ही सेज, हार्वर्ड मार्क्स सेज, we don't know where we are going but we can definitely say where we are। तो उससे क्या होता है, हमारा जो डिसीजन मेकिंग है वो थोड़ा सा हमारा मतलब अच्छी तरीके से हम डिसीजन को ले पाते हैं, हमारा डिसीजन मेकिंग ऑप्टिमाइज हो जाता है, राइट। तो दिस इज व्हाट हार्वर्ड मार्क्स है। तो हार्वर्ड मार्क्स की किताब में आप देखना कि किस तरीके से कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स का भी एक साइकिल होता है, फिर आपका मार्केट्स, ये जो इमोशंस है उसका भी एक साइकिल होता है, राइट। ऑन टॉप ऑफ द बुल मार्केट, एकदम ऊपर पे आप देखोगे ऑप्टिमिज्म इज एट इट्स पीक, अर्निंग्स आर एट इट्स पीक, राइट। मतलब लेवरेज इज एट इट्स पीक, मतलब हर चीज आपको पॉजिटिव, लोग आपको देखते हुए मिलेंगे, ऐसे बोलेंगे कि स्टॉक मार्केट से तो अच्छा कोई चीजें है ही नहीं, राइट। तभी आपको चौकन्ना रहना है, क्योंकि फिर वहां से साइकिल घूम जाएगा। और एट द बॉटम क्या होता है, हर चीजें नेगेटिव होगा, राइट। कितनी भी अच्छी न्यूज आ जाए मार्केट्स मूव नहीं होंगे, राइट। पूरा पेसिमिज्म छाया हुआ रहेगा, पूरा मायूसी छाया हुआ रहेगा, लोगों को रहेगा भाग, इससे अच्छा तो स्टॉक मार्केट से निकाल के हम गोल्ड पे लगा देते, जो अभी चल रहा है गोल्ड पे लगा देते, सिल्वर पे लगा देते, कॉपर पे लगा देते, पूरा कमोडिटीज का जो राइड ये जो चला है वहां लगा देते। तो आप सोचो, ये अगर आप छलांग कूद करते रहोगे ना कि आप मतलब आज स्टॉक मार्केट नहीं चल रहा है तो मैं वहां जाके लगा देता हूँ, आज गोल्ड चल रहा है तो मैं यहाँ लगा देता हूँ, तो आप पैसा नहीं बन पाएगा आपसे। बाकी सब आप हो जाएगा लेकिन पैसा नहीं बन पाओगे, क्योंकि पैसा बनाने के लिए आपको एक जगह पे टिके रहना है। अगर आपने कमोडिटीज़ को पूरा मास्टर कर लिया तो आप कमोडिटीज़ में रहो। मैं तो कहूँगा कि मेरा कमोडिटीज़ इतना कोई आइडिया नहीं है, कमोडिटीज साइकिल किस तरीके से चलता है उसका मेरे को थोड़ा सा भी इल्म नहीं है, थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है। लेकिन हाँ, इक्विटीज़ का थोड़ा बहुत अभी आइडिया है किस तरीके से साइकिल चलता है, क्योंकि मैंने भी, एंड अगेन आई एम सेइंग कि ये जो 2020 का जो ये जो 2020 जो मैंने देखा है, राइट, अपने आंखों से, मतलब आप पागल हो जाओगे। मैं जब देखता था, मैं खोलता था, इंडेक्स ही सर्किट नीचे खुलता था। आप सोच रहे हो, निफ्टी आप देखोगे 7% डाउन, खत्म, लोअर सर्किट लग गया। अगले दिन उठा 1% ऊपर गया, फिर अगले दिन आया 5% और डाउन। मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब पैसा ऐसे को फेंक दे रहा आपसे, पूरा मतलब किसी ने आपका किडनी छीन लिया हो, ऐसा इस तरीके का फीलिंग होता था, राइट। ऐसा लगता था सब कुछ जीरो हो जाएगा। फिर मैंने सोचा, फिर मैंने मतलब अपने आप से सोचा, तब तो मेरे को इतना कोई आइडिया ही नहीं था, राइट। तब तो मैं डर के मारे मैंने खुद ही में भाग गया वहाँ से। लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है, और मैंने अपने आप से भी सोचा है, इफ़ यू वेक अप समडे and see that the markets are down by 50%, just bet your life on that market। सब कुछ बेच बाज के आप मार्केट में लगा दो, आप वहां से आप पैसा डेफिनेटली बनाओगे आंख बंद करके। अगर आपको कुछ नहीं सूझ रहा है ना, आप टॉप 10 कंपनीज जो ग्रोइंग कंपनीज है, जो लार्ज कैप है, टॉप 10 ग्रोइंग लार्ज कैप कंपनीज आप वहां पे लगा दोगे ना, जो विच इज द मतलब रिस्क, आप कहने जाओ तो रिस्क वहां पे सबसे कम है। अगर वहां भी लगा दोगे ना, आप बहुत अच्छा, मतलब आप पूरा अपना जो बैलेंस शीट है, लाइफ का बैलेंस शीट है, उसी को चेंज कर पाओगे। सो दिस इज व्हाट आई फील, राइट। तो साइकिल को देख के आप किस तरीके से ये सब चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, राइट। अच्छा, ये सब तो हो गया ओवरऑल। अब मैं थोड़ा सा अगर कंपनी स्पेसिफिक बात करूं और किस तरीके से लोग जो गलती करते हैं उसके बारे में अगर बात करूं, तो सबसे पहला हो गया, जो सबसे अब्यूज टर्म है जो मार्केट की अगर बात करो, तो वो सबसे पहला है आपका पी रेशियो। व्हाट इज द पी रेशियो? लोग इसको समझने में किस तरीके से गलती करते हैं, और मैंने भी गलती किया है, राइट। अब व्हाट इज पी रेशियो? तो पी रेशियो इज प्राइस अर्निंग्स रेशियो। प्राइस अर्निंग्स रेशियो क्या बताता है? प्राइस अर्निंग रेशियो हमें ये बताता है कि फॉर एवरी रुपी अर्न बाय अ कंपनी, what are the investors willing to pay, और what are the investors paying, right? इसका मतलब अगर लेट्स से मान लो एक कोई कंपनी है, लेट्स से फॉर एग्जांपल एक कंपनी का पी 50 है, दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स for every 1 rupee that the company is earning, the investors are willing to give 50 rupees to that company। तभी जाके P आपका 50 divided by 1 equal to 50, राइट। प्राइस हो गया आपका 50, क्योंकि लोग 50 रुपए देना चाहते हैं on an earning of 1 rupee, which is the E is the denominator, राइट। तो आपका हो गया 50। P क्यों मिसयूज्ड है, राइट? P क्यों मिसयूज्ड है और अब्यूज्ड है? मुझे ऐसा लगता है कि लोग देखते हैं आके, P इसका कम है यार, 10 का P है, इसको ले ले। अब आप सोचो, P जो 10 है ना, उसका कोई कारण है क्यों उसका 10 P है। अब आप सोचो, प्राइस अर्निंग रेशियो ऊंचा मतलब क्या? अगर मान लो मैं कहूँ
कि एक कंपनी है ए जिसका पी रेशियो है 50, राइट, फॉर एवरी 1 रुपी अर्न इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू गिव 50 रुपीज। एक कंपनी है बी जिसका पी है 75, तो 1 रुपए अर्निंग के लिए 75 देने के लिए तैयार है लोग। फिर एक है आपका कंपनी सी जिसका आपका पी रेशियो है मान लो 100, इसका मतलब फॉर एवरी रुपी अर्न बाय दैट कंपनी द इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू गिव 100 रुपीज। इसका मतलब क्या, इन्वेस्टर्स, वाई आर इन्वेस्टर्स विलिंग टू गिव सो मच ऑफ मनी, वाई आर इन्वेस्टर्स गिविंग दैट मच ऑफ वैल्यू? इसका मतलब कंपनी में अंडरलाइंग कुछ स्ट्रेंथ है ना, कंपनी में कुछ स्पेशल है जिसके वजह से लोग इतना ज्यादा दे रहे हैं, राइट उसको। अब आप देखोगे, अब आप सोचो ये जो आप देखते हो ना, कोई मतलब क्या बोलोगे, एक ऑक्शन, मानो एक ऑक्शन होता है, राइट, ऑक्शन में आप देखोगे ये जो विंटेज कार्स में इतने ज़्यादा क्यों जाते हैं उसके प्राइसेस, का मतलब कुछ है ना उसमें, कुछ एक तो खासियत है जिसके वजह से उसको इतना हाई पी मिल रहा है, राइट। तो वो कारण क्या हो सकते हैं, वो सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। इसका मतलब कारण, मतलब अब मान लो ये, अब मैं ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में भी अगर बात करूँ, अगर आप बोलोगे ना, कोई लड़के से आप मिलते हो तो आप बोलोगे अबे इसमें तो इतना ज़्यादा एटीट्यूड है, उसमें इतना एटीट्यूड है, उसमें इतना ज़्यादा एरोगेंस क्यों है, पता है? क्योंकि उसके अंदर उसको पता है उसका इनहेरेंट जो टैलेंट है, उसका जो स्किल है वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वो इतना एटीट्यूड दिखाता है, राइट। अंडरलाइन होना ही पड़ेगा, दैट मीन्स यू हैव टू हैव समथिंग फॉर विच यू आर डिमांडिंग सच अ हायर पी, राइट। सो दीज आर द थिंग्स। तो अब क्या क्या कारण हो सकते हैं, मानो सोचो, तो एक कंपनी मान लो सेक्टर लीडर है, या फिर मान लो उसका सेल्स सबसे ज़्यादा है। अब सेक्टर लीडर आपको कैसे पता चलेगा कंपनी सेक्टर लीडर है, मतलब अपने सेक्टर का वो राजा है, जो सेल्स वो बढ़ाते जा रहा है, राइट। सेल्स बढ़ा रहा है, इसका मतलब क्या, वो मार्केट शेयर कैप्चर कर रहा है लोगों से, पी उसको हाई मिलेगा। उसके बाद मान लो वो कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाता है जो कोई कॉपी नहीं कर सकता है, तो उसका पी हाई रहेगा। कोई एक कंपनी है जिसमें एंट्री बैरियर बहुत ज़्यादा है, एंट्री बैरियर ज़्यादा मतलब कि कोई दूसरा आदमी आके आपके व्यापार को कॉपी नहीं कर सकता है, दैट मीन्स एंट्री बैरियर बहुत हाई है, तो आप देखोगे पी हाई मिलेगा आपको। तो एशियन पेंट्स जब आप देखते थे, अभी तो चलो एशियन पेंट्स नीचे आ गया क्योंकि उसका मार्केट शेयर नीचे आ गया, क्योंकि कंपटीशन भी बहुत आ गई है, राइट। एक टाइम था जब एशियन पेंट्स 80-90 के पी पे चलता था, क्यों? क्योंकि एशियन पेंट्स वाज द मार्केट लीडर, राइट। अभी भी हालांकि वो मार्केट लीडर है, लेकिन उसका जो मार्केट है धीरे धीरे श्रिंक होता हुआ नजर आता है, क्योंकि जो नए प्लेयर जैसे बिरला ओपस हो गया या फिर JSW पेंट्स, ये सब आ गए, राइट। तो आप एक चीज याद रखो, जब तक आपका वैल्यू है, जब तक आपका वैल्यू, इसका मतलब क्या, ये जो मैंने एग्जांपल दिया, जब तक आपका वैल्यू इंटैक्ट है तब तक लोग आपको ज्यादा पैसे या ज्यादा भाव देते रहेंगे। जैसे ह्यूमन लाइफ में होता है, ठीक उसी प्रकार से स्टॉक मार्केट में भी होता है। तो जब तक उस बंदे में उसका स्किल, उसका टैलेंट उसी तरीके से वो काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तब तक उसका एटीट्यूड रहेगा, तब तक उसका एटीट्यूड लाजमी है। जब उसका स्किल नहीं रहा, मतलब किसी भी कारण वो भूल गया, वो फिर किसी भी कारण उसका पूरा एकदम डाउन हिल की तरफ आ गया, या फिर कोई एक दूसरा बंदा उसको आके रेप्लिकेट करके उससे आगे निकल गया, तो उसको उतना वैल्यू, उसको इतना तवज्जो नहीं मिलेगा। लाइकवाइज स्टॉक मार्केट में भी जब तक आप मार्केट लीडर हो, जब तक आप सेल्स सबसे ज़्यादा कर रहे हो, जब तक आप में एंट्री बैरियर सबसे ज़्यादा है, सो दीज आर द फ्यू रीजन्स है, ऐसे बहुत तरह तरह के रीज़न हो सकते हैं, तब तक बाजार आपको हाई पी देता रहेगा। टाइटन जैसे आप बात करो, टाइटन आज भी मार्केट लीडर है, आप भी अगर आप टाइटन का जाके पी रेशियो खोलोगे, पी रेशियो आप देखोगे 80-90 के आसपास वो बिकता है। क्यों? क्योंकि टाइटन अभी भी अपने सेल को जिस पेस से ग्रो कर पा रहा है और जिस तरीके से वो मतलब अपने पीयर्स को बीट कर पाता है, और वो जो मतलब तरह तरह के से अपना जो प्रोडक्ट्स को स्केल किया है इतने टाइम तक, इतने मतलब इतना जायंट होने के बाद भी वो जिस तरीके से अपने आप को स्केल कर रहा है, राइट, इसीलिए उसको इतना हाई पी मिलता है। सो दिस इज द थिंग। अभी जैसे पी, और एक एग्जांपल से अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, जैसे मान लो एक नॉर्मल सा आम है और एक अल्फोंसो आम है, तो आपको पता है, राइट, कौन से आम का कीमत ज़्यादा है, कौन सा आम महंगा बिकता है? ऑब्वियसली अल्फोंसो आम, क्योंकि वो अल्फोंसो है, क्योंकि उसका टेस्ट अच्छा है, क्योंकि उसका ओवरऑल क्वालिटी सुपीरियर है, टेस्ट अच्छा है, मीठा ज़्यादा है, इसीलिए उसका दाम ज़्यादा है, राइट। दिस इज़ हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड पी। पी अगर आपको समझना है ना, तो पी को कोई आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन से मत सोचो। पी इज़ ऑल अबाउट साइकोलॉजी की लोग इसको कितना जो पी दे रहे हैं उसका कारण क्या है, इतना ज़्यादा पी क्यों दिया जा रहा है इस कंपनी को, उसका कारण क्या है, वो आप जानने की कोशिश करना।
फिर जैसे आप कोई स्टॉक है, जैसे मान लो कि आप आईटीसी ले लो, आईटीसी का पी आपको कम मिलेगा, राइट, क्योंकि उसमें ग्रोथ ही नहीं है, ग्रोथ खत्म है ऑलमोस्ट। कमोडिटीज़ है, कम पी में मिलेंगे, क्यों? क्योंकि उसका जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल नहीं है, राइट। एक और चीज़, अगर जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल होता है तो उसको पी ज़्यादा मिलता है। सो दीज आर द थिंग्स। तो पी मुझे लगता है कि द मोस्ट अब्यूज थिंग है। आप ये कभी भी मत करना कि इसका पी बहुत ऊंचा है, इसका मतलब यहाँ पैसे नहीं बनेंगे। जो ऊंचा है ना वो ऊंचा ही रह जाएगा, क्यों? क्योंकि उसका अर्निंग्स जो है वो उसी लेवल से बढ़ता जा रहा है। और जो सपोज आप एक नीचे पी देख रहे हो, सपोज 10 का पी देख रहे हो, तो आप मैं ले लेता हूँ ये 10 का पी बढ़ के 50 हो जाएगा। अरे बॉस, उसको 10 से 50 का पी होने के लिए इसका मतलब क्या? लोगों का परसेप्शन चेंज होगा ना। जैसे मैंने बोला, आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन से मत समझना पी को, आप सोचना कि लोगों का परसेप्शन बदलेगा कि ये 10 का पी जो है ये 50 होने के लिए क्या चाहिए। लोगों में परसेप्शन चेंज होना पड़ेगा उस कंपनी को लेके। तो लोगों का परसेप्शन कब चेंज होगा? लोगों का परसेप्शन तभी चेंज होगा जब कंपनी ऐसा कुछ करेगी जिससे लोगों को लगेगा कि हाँ यार, ये तो मार्केट लीडर हो जाएगी आगे चल के, ये तो ऐसा काम कर रही है जो लोग कॉपी नहीं कर पाएंगे, ये तो ऐसे पाथ ब्रेकिंग कुछ प्रोडक्ट बना रही है जो दूसरा कोई कॉपी नहीं कर पाएगा। तो आप देखोगे कि पी उसको 10 से 50 कर दिया जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो दिस इज हाउ द पी रेशियो वर्क्स। एक और जो रिटेल इन्वेस्टर, जो नए नए इन्वेस्टर शेयर बाजार में आते हैं, वो क्या करते हैं, लोअर प्राइस स्टॉक्स जो है वो भर भर के ले लेते हैं। अब लोअर प्राइस स्टॉक, उन्हें लगता है कि लोअर प्राइस स्टॉक है तो हम ले लेते हैं। ये मतलब सुनने में आसानी लगता है ना कि 10 रुपये का स्टॉक है वो 20 रुपये का हो जाएगा, तो आसान होता है। या 1 रुपये का स्टॉक 10 रुपये हो जाएगा, क्यों? 1 से 10 ही तो आना है। अरे 1 से 10 आने में उसको 10 गुना करना है, राइट। लोअर प्राइस स्टॉक को आप किस तरीके से देखोगे पता है? लोअर प्राइस स्टॉक सिर्फ प्राइस से मत देखो, उसको देखो उसका अर्निंग्स क्या है। अगर आप मान लो कि कोई एक 5,000 रुपये का स्टॉक है, स्टॉक का प्राइस है 5,000 रुपये, ठीक है, और उसका जो अर्निंग्स है, उसका अर्निंग्स है सपोज आपका 1000, ठीक है। ईपीएस जो जिसको मैं बोलता हूँ ईपीएस है सपोज 1000, और एक और स्टॉक है जिसका मान लो प्राइस इज 1 और अर्निंग्स है 1 पैसा, तो आप बोलो कि कौन सा स्टॉक महंगा है? कौन सा स्टॉक महंगा है? ये जो सेकंड वाला स्टॉक है ये महंगा है, क्यों? ये पी, इसका पी रेशियो कितना होगा? 100 होगा। 100 डिवाइडेड बाई, यहाँ 1 मतलब 1 रुपी डिवाइडेड बाई 1 पैसा, तो कितना हो गया? 100 हो गया पी। और इसका कितना हो जाएगा? 5000 डिवाइडेड बाई 1005। तो कौन महंगा हुआ? वो जो 1 रुपये का शेयर वो महंगा है। तो ये सब चीज़ें लोगों को समझ में नहीं आती। लोग सोचते हैं कि कम रुपए का शेयर है, जैसे लोगों ने, आपने देखा होगा, भर भर के एक टाइम पे वोडाफोन लिया, सुजलॉन लिया, येस बैंक ले लिया, क्यों? और एक ईगो भी सेटिस्फाई करता है, राइट। अब अगर सपोज 1 लाख रुपए आपके पास है, आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, राइट। लेट्स से फॉर एग्जांपल बजाज फाइनेंस 5,000 रुपये का मिल रहा है, और आपका मान लो कोई वोडाफोन है जो 10 रुपये में मिल रहा है। अब 5,000 में आपको, आप 1 लाख में आपको कितना आएगा स्टॉक? आपको बीसी स्टॉक मिलेगा बजाज फाइनेंस का। लेकिन वहीं आप अगर वोडाफोन खरीदने जाओगे तो आपको कितना स्टॉक मिलेगा? आपको मिलेगा 10,000 स्टॉक। तो आपको ईगो सेटिस्फाई हो गया ना, यार मेरे पास तो डीमैट अकाउंट में ये वोडाफोन के 10,000 शेयर्स है यार। तो आप कहीं जाओगे तो दोस्तों को बोलने में आपको, मतलब आप छाती ठोक के बोल पाओगे, राइट। दिस इज द वर्स्ट मिस्टेक दैट यू कैन डू, राइट। आपने कुछ देखा ही नहीं, आपने अंडरलाइंग बिजनेस क्या है, बिजनेस में ग्रोथ है कि नहीं, कहाँ जा रहा है, आपने कुछ देखा नहीं, आपको बस ज़्यादा शेयर भरना था। और यही सब कारण होते हैं जिसके वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो पैसा खोते हैं शेयर बाजार में। अच्छा, ये हो गया अबाउट पी रेशियो। उसके बाद अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो आप शेयर मार्केट में क्यों आते हो, राइट। सबसे पहला चीज जो आपको शेयर मार्केट की ओर टान के लेके आता है, दैट इज द ग्रीड टू मेक मनी। लेट्स फेस इट, लाइक लेट्स बी ऑनेस्ट, आप तभी तो शेयर बाजार में आए हो ना क्योंकि आपको बड़ा पैसा यहां से बना के लेके जाना है। तो आप क्या देखोगे यहां पे आके? आप देखोगे सबसे पहले ग्रोथ कहां पे है, राइट। क्योंकि जहां ग्रोथ है, जहां आपको लग रहा है कि कंपनी आगे चल के जो अर्निंग्स है उसको बढ़ा लेगी, तो आप देखोगे कि शेयर का जो भाव है वो ऊपर की ओर धीरे धीरे करके चलता रहेगा, राइट। तो सबसे पहला, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट यू हैव टू सी व्हेन यू आर लुकिंग एट अ कंपनी इज, कंपनी में ग्रोथ है कि नहीं। अगर कंपनी में ग्रोथ है और आपको लगता है कि ग्रोथ सस्टेनेबल है, सस्टेनेबल यानी कि आप 10 साल का तो ग्रोथ प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, आप 5 साल का भी नहीं प्रोजेक्ट कर सकते, आप चलो 2 से 3 साल का ग्रोथ प्रोजेक्ट कर लो, राइट। तो 2 से 3 साल का अगर आप ग्रोथ प्रोजेक्ट कर पाते हो तो आपको लगेगा कि हाँ यार, इसमें
पोटेंशियल है, ये ग्रो कर सकता है। जैसे अभी के अगर सेक्टर्स की मैं बात करूँ, जैसे वेल्थ इंडस्ट्री हो गया, आपके जो एएमसी प्लेयर्स हो गए, फिर आपके जो वेल्थ मैनेजर्स है, ये वाली जो कंपनी है, राइट। फिर ऐसे जो लग्जरी टाइप की जो कंपनीज है, जो लग्जरी आइटम्स बनाती है, राइट, कपड़े हो गए, जूते हो गए, ये सब टाइप के, घड़ी हो गई, ये सब टाइप की जो चीज़ें बनाती है, वहाँ भी आपको ग्रोथ दिखता है। फिर आपके जो ऑफिस स्पेसेस है, राइट, ऑफिस स्पेसेस वाले में वहाँ भी ग्रोथ हो सकता है। फिर जो बूम वर्ड आप सुन रहे हो, जो बज़ वर्ड आप सुन रहे हो, दैट इज एआई। तो एआई आने से क्या होगा, डेटा सेंटर लगेगा, वहाँ पे बूम है, वहाँ पे ग्रोथ आएगा। तो आपको कैसे पता चलेगा, आपको ये सब कंपनीज का आपको जाके कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट पढ़ना है, आपको जाके पीपीटी देखना है। तो जैसे मैंने बोला, राइट, इकोनॉमी के बारे में अगर आपको अच्छे से जानना है ना, आपको कोई किताबें उताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको कोई यूट्यूब में आके कोई सुनना है किसी को। आप सीधा कंपनी के किसी कॉन कॉल ट्रांसक्रिप्ट को उठा के पढ़ो, वहाँ पे जाके आपको पूरा मिल जाएगा, पूरा निचोड़ मिल जाएगा कि इकोनॉमी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है और उस कंपनी अपने आप को इकोनॉमी के साथ किस तरीके से अलाइन करते हुए चल पा रही है कि नहीं, राइट। सो ये हो गया चीज़। फिर एक हो गया ग्रोथ, राइट। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, सपोज आपने एक कंपनी को देखा, आपने देखा कि इस कंपनी में तो बहुत अच्छा ग्रोथ है यार, बहुत धांसू ग्रोथ है इस कंपनी में। तो अगर धांसू ग्रोथ है, और तो धांसू ग्रोथ है इसका मतलब क्या, सुनो, मैंने पी रेशियो के बारे में क्या बोला था थोड़ी देर पहले। अगर ग्रोथ उस लेवल से है, इसका मतलब क्या, इन्वेस्टर्स उसको भाव ज़्यादा देंगे, उसका पी रेशियो ऊपर की ओर रहेगा, राइट, क्योंकि उसमें एक परसेप्शन बिल्ड हो गया है कि ये कंपनी ग्रो करती जाएगी। अब लेट्स से एक क्वार्टर आता है, वहाँ पर रिजल्ट उस तरीके से नहीं आता है जो सोचा गया था, राइट, जिसके वजह से मैंने ऐसा हुआ था, चल मैंने सोचा है कि तू इतना परसेंटेज मार्क्स लेके आएगा, राइट, मैंने सोचा है कि तू 90% लाएगा और तू 5 साल के लिए 90% मार्क्स लेके आएगा। सपोज उसने 4 साल 90% मार्क्स लाया और 1 साल में वो सपोज कोई भी कारण से वो बीमार हो गया या पढ़ने में उसका मन नहीं लगा, उसने 60% ला दिया, तो परसेप्शन पूरा खत्म ना। ये जो 4 साल में उसने जो अपना रेपुटेशन बनाया था वो तो पूरा खत्म हो जाएगा एक ही साल में। तो ऐसे भी कंपनी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि दीज आर ऑल बिजनेस, दीज आर ऑल अप्रॉक्सीमेशंस, दीज आर ऑल एस्टिमेशंस, राइट। आप एग्जैक्टली तो पिन पॉइंट करके नहीं बोल सकते। तो जो ऊपर जा रहा है, मान लो एक क्वार्टर ऐसा आता है, 1-2 क्वार्टर ऐसा आता है जहां डिसअपॉइंटमेंट होता है, राइट। सपोज सब एक्सपेक्ट कर रहे थे जो कंपनी है वो 50% से अपने आप को ग्रो करेगी, लेकिन वहां ग्रोथ आप देखो 20% के आसपास आ गया, तो क्या होगा, स्टॉक्स विल प्लमेट डाउन, स्टॉक विल कम डाउन रैपिडली, राइट। ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा लेके चलना है। तभी मैं बोलता हूँ ना कि आपको सस्टेनेबल ग्रोथ, जो ग्रोथ आया है वो सस्टेनेबल है कि नहीं, वो आपको देखना है। तो ऑन द कॉन्ट्ररी, जैसे एक बज़वर्ड एक और भी है, वैल्यू वर्सेस ग्रोथ। मेरे को तो वैल्यू वर्सेस ग्रोथ इतना कुछ खासा लगता नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है ग्रोथ इटसेल्फ इज वैल्यू, राइट। जहाँ ग्रोथ है वहाँ आपको वैल्यू नजर आएगा। व्हाट इज वैल्यू, वैल्यू मतलब क्या, आपका बोलोगे मतलब किस तरीके से मैं समझाऊं, वैल्यू मतलब उसका यूएसपी क्या है, मतलब किस चीज के बेसिस पे उसको वैल्यू किया जा रहा है। तो ग्रोथ कैन बी वैल्यू, राइट। तो ग्रोथ इज द वैल्यू, राइट। तो उसी तरीके से आपको समझना है, राइट। और जैसे मैंने वैल्यू, जैसे बज़वर्ड हो जाता है वैल्यू, तो किस तरीके से लोग देखते हैं कि ये शेयर मान लो 100 रुपए का था, 50 का हो गया, नाउ इट्स अ वैल्यू बाई। अरे पागल हो गया, इस तरीके से थोड़ी वैल्यू बाई होता है। वैल्यू बाई यानी कि वो जो 100 से 50 आया है उसका कोई कारण है जिसकी वजह से वो 100 से 50 आया, नहीं तो पागल है क्या शेयर बाजार जो 100 के स्टॉक को 50 लेके आ गया एवं किसी कारण छोड़ के, देखोगे उसका ग्रोथ ही खत्म है, ग्रोथ आधा हो गया तभी तो शेयर प्राइस आधा हो गया। मतलब इस तरीके से सिमेट्रिक नहीं होता है, जस्ट मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, राइट। तो आपको ये देखना है कि ये जो 100 का 50 आया है, ये अगर अंडरलाइंग बिजनेस का जो ग्रोथ है वही नीचे आ गया है तो उसमें कोई वैल्यू ही नहीं है, राइट। दीज आर ऑल रबिश थिंग्स। वो जो 100 रुपए का जो स्टॉक 50 आ गया है वो, और ये रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत ज़्यादा करते हैं, राइट। मैं देखता हूँ 1000 रुपए का स्टॉक है, 300 रुपए आ गया, 70% डाउन हो गया, ले लेते हैं क्योंकि 300 का फिर 1000 जाएगा तो 3 गुना से भी ज़्यादा होगा। अरे बाबा, बाजार को पता भी नहीं है वो जो 1000 का स्टॉक है वो 300 आ गया, बाजार को नहीं पता है वो 300 है, वो 300 का 30 भी हो सकता है। 300 का 30 यानी कि क्या, आपका 90% और गया वहाँ से, राइट। सो दीज आर द थिंग्स। आपको इसका मतलब क्या, आपको क्या देखना है, आपको भाव नहीं देखना है, आपको प्राइस नहीं देखना है, आपको देखना है कि फंडामेंटली बिजनेस का जो परफॉर्मेंस है वो किस दिशा में जा रहा है, राइट। आपको बिजनेस एनालिसिस जानना पड़ेगा, आपको इक्विटी एनालिसिस जानना पड़ेगा, आपको इक्विटी रिसर्च करना पड़ेगा, राइट। आपको इंडस्ट्री का टेलविंड्स देखना पड़ेगा। वो सब चीज़ें मिश्रण करके जब आप देख पाओगे तभी जाके आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले पाओगे। ऑब्वियसली पी रेशियो इज इंपॉर्टेंट, लेकिन पी कम्स एट द लास्ट, राइट। आपको बिजनेस को पहले चेक करना है, बिजनेस का फंडामेंटल कहाँ जा रहा है वो आपको देखना है।
तो पी रेशियो हो गया, फिर आपका मैंने ग्रोथ के बारे में बात किया, वैल्यू के बारे में बात किया। फिर बिजनेस का जो एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक आपको देखना है, दैट इज द रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका मतलब जो शेयर होल्डर्स का पैसा है, रिटर्न ऑन इक्विटी, उसका जो फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय आपका शेयर होल्डर्स इक्विटी। वो जो शेयर होल्डर, वो जो आप, मेरा, प्रोमोटर, सबका जो मिल बांट के जो कंपनी हुआ है, उस पैसे के ऊपर कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही है। दैट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ अ बिजनेस, राइट, कि पैसे के ऊपर रिटर्न कितना जनरेट हो पा रहा है, वो आपको देखना है। रिटर्न ऑन इक्विटी का दिशा देखना है, वो ऊपर की ओर है कि नहीं। अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी, अगर आप रिटर्न ही जनरेट कर नहीं पा रहे हो तो आप बिजनेस कर क्यों रहे हो फिर, राइट? आपको बिजनेस बंद कर देना चाहिए, राइट? तो उसमें एक चीज आता है, उसमें क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी जो है इट्स अ होलसम पैरामीटर। आप बोलोगे एक होलिस्टिक अप्रोच है, उसमें 3 मेट्रिक है। एक हो गया आपका, पहला हो गया नेट, अच्छा इसको ड्यूपॉन्ट एनालिसिस कहते हैं, जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ड्यूपॉन्ट एनालिसिस में होता है नेट प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाइड बाय एसेट टर्नओवर मल्टीप्लाइड बाय लेवरेज। नेट प्रॉफिट मार्जिन यानी कि आपका जो धंधे से जो आपका कट कितना लेते हो आप। मार्जिन को आप इस तरीके से सोचो, सपोज आपने सपोज 10 रुपए का माल खरीदा है और उसको आपने 15 रुपए में बेचा है, तो आपने कट कितना रखा, 50% कट रखा, राइट? 50% इज योर मार्जिन। तो उसी एकदम लेमैन टर्म्स में समझो, नेट प्रॉफिट मार्जिन मतलब अल्टीमेटली आप अपना कट कितना रख पाते हो। तो ये हो गया नेट प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाइड बाय एसेट टर्नओवर। इसका मतलब आपका जो व्यापार है उसमें एसेट कितना लगा है, वो एसेट के बेसिस पे आप कितना टर्नओवर जनरेट करते हो। इसका मतलब आप सेल्स कितना जनरेट करते हो, राइट? तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि जितना एसेट कम होगा उतना ही आपका जो एसेट टर्नओवर का रेशियो है वो ऊपर की ओर रहेगा, एंड मल्टीप्लाइड बाय लेवरेज। इसका मतलब वो धंधा बहुत आइडियल होगा जो नेट प्रॉफिट मार्जिन भी ऊपर है और आपका एसेट टर्नओवर भी ज़्यादा है और लेवरेज मान लो है ही नहीं। ऐसा धंधा होता ही नहीं है, ऐसा धंधा मिलता ही नहीं है, राइट? सबसे पहला, अगर आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन मान लो ऊपर है तो एसेट टर्नओवर नीचे होगा। मतलब नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर ऊपर है तो आप देखोगे उसमें बहुत ज़्यादा एसेट लगा हुआ है, राइट? तो दीज आर द थिंग्स। और कभी कभी आरओई को बढ़ाने के लिए कंपनी क्या करती है, लेवरेज बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो ये एक होलसम पिक्चर है। आरओई को आपको देखना है, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी उससे मिल जाता है, उससे आपको मिल जाता है एसेट टर्नओवर, और उससे आपको लेवरेज भी मिल जाता है, राइट? सो दीज आर द थिंग्स। फिर अगर मैं कंपनी रिलेटेड बात करूँ, मैं मिस्टेक्स की बात करूँ, मैंने मिस्टेक्स कहाँ किया। एक तो मिस्टेक आप जिंदगी में मत करना, वो है कि स्क्रीनर में जाके आप स्टॉक आपने देखा, कोई स्क्रीनर आपने लगाया, कोई सर्च क्राइटेरिया स्क्रीनर में देखा, हाँ इसका सेल्स अच्छा है, इसका आरओई अच्छा है, इसका ये अच्छा है, और आपने खरीद लिया। दैट शुड बी योर फर्स्ट स्टेप। स्क्रीनर मतलब क्या, आपने छांट के निकाला है, वो जो 6000 स्टॉक है ना, वहाँ से छांट के आपने निकाला है, उसमें आपको एनालिसिस करना है। दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, दैट कैन नॉट बी द एंडिंग पॉइंट। मैंने ये गलती किया है, राइट? मैंने फ्यूजन फाइनेंस लिया था 2023 के आसपास, आई थिंक। मैंने देखा था, अरे बाप रे, सेल तो इसका 44% है, इसका आरओई भी ऊपर की तरफ है। मेरे को कोई जानकारी नहीं था कि ये माइक्रो फाइनेंस लेंडिंग में है, और माइक्रो फाइनेंस में जब साइकिल नीचे की ओर रहता है तो किस तरीके से बहुत बुरी तरीके से पूरा जो स्टॉक्स है वो नीचे की ओर आते हैं। मेरे को साइकिल के बारे में पता ही नहीं था, क्योंकि पूरा जो माइक्रो फाइनेंस साइकिल का वही नीचे की तरफ था। मेरे को कुछ पता नहीं था, क्योंकि मैंने कंपनी का ग्रोथ देख लिया था बस। उसके बाद आपको पता ही है फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस कहाँ गया नीचे। हालांकि मैंने वो स्टॉक बेच दिया है लॉस में, पूरा आई थिंक 40% के आसपास लॉस में मैंने बेच दिया है। उसके बाद एक और मिस्टेक मैंने किया था, वो था आपका शेयर इंडिया सिक्योरिटीज। सेम इसी तरीके से मैंने खरीदा था, वही 2000, क्योंकि फंडामेंटल तभी सीखा था ना, अब जाके मेरे को आइडिया हुआ है कि किस तरीके से बिजनेस को देखना है। जैसे मैंने बोला माइक्रो फाइनेंस साइकिल का कोई आइडिया नहीं है, मैंने साइकिल के एकदम गलत टाइम पे ले लिया। वही हार्वर्ड मार्क्स का उस मैंने जो बुक की बात की है ना, मास्टरिंग द मार्केट साइकिल, तो ये क्या था, ये एक इंडस्ट्री का आपका साइकिल था जो मैं पकड़ नहीं पाया। उसके बाद एक और मैंने जैसे शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ की बात बोला, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ भी मैंने लॉस में बेचा। शेयर इंडिया सिक्योरिटीज़ ये आपका ब्रोकिंग का काम करते हैं, तो ब्रोकिंग एज इन इट्स अ साइक्लिकल बिजनेस, राइट? क्योंकि आप देखोगे जब बाजार से ब्रोकिंग यानी कि मतलब क्या, ब्रोकिंग यानी कि आप जो ये जो बाई सेल करते हो, राइट? इसका मतलब ट्रांजैक्शन रिलेटेड रेवेन्यू जो जनरेट होता है। तो ट्रांजैक्शन रिलेटेड रेवेन्यू कब ज़्यादा जनरेट होगा, जब आपका जो आपका बाजार है वो ऊपर की ओर रहेगा, जब लोगों को शेयर खरीदना है, बेचना है, प्रॉफिट होगा। अगर बाजार नीचे की तरफ रहता है जैसे अभी है, तो आप देखोगे कि ट्रांजैक्शन वॉल्यूम से ड्राइड अप, राइट? तो मेरे को कोई आइडिया ही नहीं था कि दिस इज अ सिक्लिकल बिजनेस, वहां मैंने पैसा गंवाया। फिर एक और मैं इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ, और 54 मिनट्स के आसपास मैंने बोल दिया है नॉन स्टॉप।
थोड़ा सा और इसको रैप अप करेंगे, नहीं तो ये बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, क्योंकि बोलने के लिए बहुत कुछ रहता है, राइट। और मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आपके साथ सब कुछ शेयर करने के लिए, राइट, ये सब चीज़ें। फिर एक और चीज़ की अगर मैं बात करूँ, वो मैं बोलता हूँ ना कि आपको बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट होना है, राइट। आपको बहुत, मतलब जैसे मैं कहता हूँ बाल का खाल नहीं निकालना है, राइट। आपको ऑब्जर्वेंट होना, आपको चीज़ों को देखनी है, लेकिन ओवर एनालिसिस पैरालिसिस नहीं करना है। और आपको हमेशा एक ऑप्टिमिस्ट होकर रहना, ऑप्टिमिस्ट यानी कि कल आज से बेहतर होगा। अच्छा, अब ये कहानी है 2023 फरवरी के आसपास। मैं पहली बार, मैं गुवाहाटी में रहता हूँ, राइट। असम के एक सिटी है गुवाहाटी, अगर आप नहीं जानते, मैं गुवाहाटी में रहता हूँ। तो पहली बार ना मैंने एक जूडियो के जो शोरूम है वहाँ में गया था, राइट। क्योंकि मेरे भैया ने बेंगलोर में रहते हैं, भैया ने बोला था कि तू जूडियो में जाके कपड़े देख सकता है, कपड़े अच्छे हैं और सस्ते भी है, राइट। तो जूडियो का मॉडल, जैसे आपको पता है कि उनका हर कपड़ा 1000 रुपये के नीचे बिकता है, राइट। वो मॉडल अभी सबने कॉपी करना चालू कर दिया और कॉपी करके ऑलमोस्ट वो खत्म होने के कगार पे है, राइट। बट द ओरिजिनल आइडिया वाज ऑफ जूडियो, राइट। और आपको पता है कि इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, राइट। तो किस तरीके से प्राइस को एंकर बना के ही लोग चीज़ों को खरीदते हैं, क्वालिटी लोग बाद में देखते हैं। अगर ये सस्ता मिल रहा है तो इंडियंस बोले हाँ भाई इसको खरीद लेना है, राइट, जो भी हो। चलो, तो मैं जूडियो के शोरूम में गया, उसके बाद मैंने देखा अरे यहाँ तो कपड़े बड़े अच्छे हैं। फिर वहाँ भीड़ भी लगी हुई थी, भीड़ अच्छी खासी थी। फिर मैं जब कुछ कपड़े लिए, मैंने कुछ कपड़े लिए, लेने के बाद में जब काउंटर पे गया ना बिलिंग करने में, तो वहाँ जाके मैंने जो लड़का है उससे पूछा कि आप लोग का कितना स्टोर और आएगा। तो उसने बोला कि सिर्फ गुवाहाटी में ही अगले 3 महीने में 7 से 8 स्टोर और खुल जाएंगे, और पूरे असम में उसने बोला कि 15 से 20 दुकानें और खुल जाएंगी इनके स्टोर्स, ठीक है। तब जो ट्रेंड का शेयर है ना, अच्छा जूडियो कम्स अंडर ट्रेंड जो आप देखते हो ना, शेयर जो लिस्टेड है उसके अंडर में वेस्ट साइड भी आता है और जूडियो भी आता है। तब जूडियो का भाव था, ये मैं 2023 मार्च अप्रैल की बात कर रहा हूँ, राइट। तब जूडियो का भाव अराउंड 1000 के आसपास चलता था। और तब मैंने जैसे बोला, मैंने फंडामेंटल शुरू किया कब, एक्चुअली में अब जाके मुझे थोड़ा सा अच्छा खासा सेंस हो गया है पिछले 1-8 साल में, 1-1.5 साल में आप पकड़ के चलो। तब मुझे कोई आइडिया नहीं था, राइट। ये मैं 2023 की बात कर रहा हूँ, इतना पुराना भी नहीं है। तब जूडियो का भाव, तब ट्रेंड का भाव चलता था अराउंड 1000 के आसपास। वहाँ से स्टॉक गया वन वे ऊपर, 8000 टॉप बना है। इट्स अ लार्ज कैप कंपनी, आप देखो, लेकिन वो ऊपर कैसे चला गया? क्यों ऐसे ही चला गया? नहीं, उसमें ग्रोथ था। उसका जो ग्रोथ था, उसका जो टॉप लाइन ग्रो हो रहा था वो अराउंड 50-60% के आसपास से हो रहा था, और उनको भयंकर ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा था। ऑपरेटिंग लेवरेज यानी कि जिस स्पीड से आपका सेल बढ़ रहा है, जिस स्पीड से आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है, उस स्पीड से आपका जो कॉस्ट है, जो खर्चा है, वो नहीं बढ़ रहा है। तो आपको ऑब्वियसली जो बॉटम लाइन है वो आपका ज़्यादा दिखेगा। आप 60% का टॉप लाइन गिर रहे हो, 80% का आप, 90% का आप बॉटम लाइन गिर रहे हो। यही था ट्रेंड का स्टोरी। मेरे को कुछ आइडिया भी नहीं था, राइट। सो ऐसी और बहुत सारी स्टोरीज है, अभी भी आपको मिलेंगी। बाजार ऐसे अपॉर्चुनिटीज हमेशा आपको देता रहेगा, राइट। लेकिन आपको अलर्ट रहना है, आपको देखना है, और थोड़ा सा आपको ना साइकोलॉजी, जो इमोशनल साइकिल जो है ना, उसको थोड़ा सा ज़्यादा आपको, मतलब उसकी जो, मतलब क्या बोलो, उसको थोड़ा सा मास्टर करना आपको ज़्यादा आना पड़ेगा, राइट। कंपनी एनालिसिस तो करो ही आप, लेकिन इमोशनली अपने आप को ही आप एनालाइज करो कि आपको आज के टाइम पे कैसा लगता है। मार्केट में अनकंफर्टेबल हो, राइट। कल को नहीं पता, अब सब तो बोल रहे हैं कि बाजार चलो बॉटम बना देगा, ऊपर चला जाएगा। अगर कल बाजार मान लो 1 साल ऐसे रह गया तो हो सकता है ना, मार्केट में होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए आप प्रिपेयर्ड हो कि नहीं, आपने अपना होमवर्क किया है कि नहीं। बिकॉज बेसिक्स रिमेन द सेम। व्हाट आर द बेसिक्स? बेसिक्स आर, कंपनी में ग्रोथ होना चाहिए, कंपनी का एक सस्टेनेबल अर्निंग्स मोमेंटम है वो चलना चाहिए। फिर फर्क नहीं पड़ता है कि बाजार ऊपर है या नीचे। हाँ, टेम्परेरी हो सकता है कि आप बोलो कि इतना अच्छा स्टॉक था तब भी कैसे गिर गया। अरे लोग इतना प्राइस के ऊपर अपने आप को एंकर करोगे ना, आप पागल हो जाओगे। आपका बीपी बढ़ेगा, आपका शुगर बढ़ेगा, आपका कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्राइस ना हजारों कारण के लिए ऊपर जाता है, हजारों कारण के लिए नीचे आता है। उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। आपका कंट्रोल है इसके ऊपर कि आप बिजनेस को कितना अच्छा एनालाइज कर पाए हो कि नहीं। आपको देखना है कि किस इंडस्ट्री में ग्रोथ है, कहाँ इंडस्ट्री, कौन सी इंडस्ट्री का जो ग्रोथ है वो खत्म हो चुका है। तो इस तरीके से अगर आप चीज़ों को देखोगे तो आप एक होलिस्टिक व्यू बना पाओगे। और ऑफ कोर्स आपको मिस्टेक्स तो आप करोगे, जैसे मैं बोलता हूँ, बट आप ये चीज़ याद रखना कि बाजार में टिकना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। टिकना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। दैट मीन्स यू हैव टू सर्वाइव। आप अपने आप को राहुल द्रविड़ की तरह सोचो, राइट। आप यहाँ पे लंबा गेम खेलने के लिए आए, यहाँ पे कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, उसके बारे में मत सोचो। तो आप यहाँ में कुचले जाओगे, राइट। बाजार किसी का भी नहीं है, राइट, लेकिन बाजार आपको जब देता है ना, अगर आप इसके साथ बने रह गए और आपने चीज़ों को अच्छे तरीके से देख लिया, जान लिया, समझ लिया, राइट,
तो आप देखोगे कि बाज़ार आपको इस तरीके से रिवॉर्ड करेगा ना जिसका आपने सोचा भी नहीं है। मुझे अगर मेरी बात करोगे तो मैंने 7 साल 8 साल तो हो गया बाज़ार में, मतलब एक ठीक ठाक पोर्टफोलियो, मैं कहूँगा कि ठीक ठाक पोर्टफोलियो हो गया। मेरा कोई खुद के नाम का कोई घर नहीं है, तो मेरा जो सब कुछ है मेरा बाज़ार पे ही लगा हुआ है, तो थोड़ा ठीक ठाक थोड़ा आइडिया तो है मेरे पास। लेकिन मुझे अपने आप को सर्वाइव करके रखना है, राइट। अगर आप अपने आप को सर्वाइव कर पाओगे ना, अगर इस जगह पे आप सर्वाइव कर गए तो जब चीज़ें अच्छी होगी, जब फिर मौसम अच्छा होगा, जैसे मैं क्रिकेट की एनालॉजी में जैसे बोलूँगी कि आपका जो पहला इनिशियल सपोज टेस्ट मैच खेल रहे हो, राइट, आप इंग्लैंड में टेस्ट मैच खेल रहे हो, इंडियन टीम बैटिंग करी, तो पहला 1 घंटा कैसा रहता है, बॉल पूरा स्विंग होता है, मूव होता है, राइट, तब आपको टिके रहना है। लेकिन जब धूप निकल जाती है, मॉइस्चर ड्राई अप हो जाता है, तो आप देखोगे कि बैटिंग बिकम्स ईजी। तो ठीक उसी प्रकार से आप मार्केट को लो, आपको विकेट नहीं छोड़ना है, आपको डटे रहना है। अगर आप डटे रहेंगे ना तो आप गारंटीड आपका पैसा आज नहीं तो कल बन जाएगा। और यहाँ पे कोई हड़बड़ी नहीं है, राइट। अब साइकोलॉजी को लेके मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ जो मेरे दिमाग में, लेकिन वीडियो और भी ज़्यादा खिंच जाएगा। लेकिन आपको मतलब अगर मैं ओवरऑल निचोड़ देके दूँ ना, निचोड़ देके यही है कि आपको एक अपना एक ओरिजिनल थिंकिंग बनाना है, आपको किसी को कॉपी नहीं करना है, राइट। आपको ओरिजिनल कन्विक्शन चाहिए इस मार्केट में। ओरिजिनल जब तक आपका थ्योरी नहीं होगा, जब तक आपका ओरिजिनल आइडिया नहीं होगा, तो वॉलेटिलिटी में आप पैनिक करके आप बेच दोगे। जैसे मैं एकदम जस्ट रैप अप कर देता हूँ, 1 घंटा ऑलरेडी हो चुका है, राइट। मैंने बहुत लंबा बोल दिया है, और भी ऐसे वीडियोस बनाऊंगा। मैं अगर रैप अप करना चाहूँ ना, अभी का जो मार्केट का सिचुएशन है, अभी का मार्केट का सिचुएशन ऐसा ही है। मैं तो अपनी भाषा में बोलता हूँ, ये मार्केट ज़रूर ऊपर जाएगा, ज़रूर जाएगा, आज नहीं तो कल ज़रूर जाएगा, 1 साल बाद होगा, 2 साल बाद जाएगा। लेकिन ये इंश्योर कर रहा है कि आप इसके साथ ऊपर ना जाओ, ये इंश्योर कर रहा है कि आप इस बस से निकल जाओ, आप इस ट्रेन से निकल जाओ, इसीलिए आपको सताता रहेगा। अपने आप को एनालाइज करना, अपने आप को देखना कि ऐसा फीलिंग हो रहा है क्या। अगर आप कंफर्टेबल हो चुके हो, इफ यू आर इम्यून टू दिस, और आपका जो कंपनी है वो अच्छा है जिसमें ग्रोथ है, फिर तो आप फिक्र मत करो। अगर आपके पास इंक्रीमेंटल पैसा आ रहा है तो आप उसे डालते रहो और चुपचाप बैठे रहो। जिस दिन बाजार जाएगा ना, ये जो 1 साल 1.5 साल का जो ये जो कुछ नहीं हुआ, ये जो साइडवेज मोमेंटम गया है ना, 6 महीने में यहाँ से पूरा रिकवर करा देगा। दिस इज हाउ मार्केट्स वर्क। सो दैट्स इट गाइज, बहुत लंबा वीडियो हो गया, मुझे बहुत कुछ कहना था, और भी एक्चुअली बहुत कुछ है कहने को, इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर आप इसे लाइक कर दे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है, डाउट्स है, सवाल है, मेरे जर्नी के बारे में और कुछ जानना है, तो आप मुझे पूछ सकते हो कि किस तरीके से मैंने काम किया है। तो आई लव टू डिस्कस ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट। अगर आप मेरे को रात को 3 बजे उठा के भी कोई कंपनी के बारे में देखने बोलोगे तो आई वुड लव टू डू दैट, राइट। सो दिस इज हाउ आई लव टू स्टडी अबाउट द मार्केट्स। और फ्रैंकली स्पीकिंग, ऑब्वियसली आपको भी तभी पसंद आएगा ना जब आप अपना कन्विक्शन बिल्ड करोगे। आपने सपोज एक बिजनेस को एनालाइज किया है, पूरा अपना दिमाग लगाया और वो बिजनेस सही बैठ गया, राइट। क्योंकि यहाँ में मैंने जैसे बोला, मिस्टेक्स आर इनएविटेबल, मिस्टेक्स आप डेली करोगे, लेकिन जो बेटा आपका सही बैठेगा ना, उसमें आपका एलोकेशन, अगेन एलोकेशन के बारे में एक और सेपरेट वीडियो बन जाएगा। लेकिन जैसे मैंने बोला कि और ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करूँगा। अगर मतलब आप when you are betting big, right, मतलब आप बहुत सारा बेट करोगे, right, when you are betting big, make sure your right bet makes enough to cover for your wrong bets. This is the thing. तो I hope guys आपको पसंद आया हो। On that note, thank you so much and bye bye.